मैं रात के करीब 1 बजे रेचल की पार्टी से निकली। मैंने 3 मार्गरीटा पी रखी थी और गाड़ी की खिड़कियां थोड़ी खुली रखी थी ताकि ठंडी हवा मुझे होश में ला सके। पीछे के रास्ते खाली थे और मैंने जानबूझकर उन्हीं रास्तों को चुना था। इसका मतलब था कि ना तो पुलिस का कोई दखल होगा और ना ही कोई ड्राइवर हॉर्न बजाकर आगे निकलने की कोशिश करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी मेरी नजर सड़क पर लगी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े 2 बच्चों पर पड़ी जो रह रह कर टिमटिमा रही थी। लड़का करीब 11 साल का लग रहा था और लड़की शायद 10 साल की। वो ना तो हाथ हिला रहे थे, ना रो रहे थे और ना ही ऐसा कुछ कर रहे थे जैसा कि रात के 1 बजे किसी सुनसान सड़क पर फंसे बच्चों को करना चाहिए। वो बस वहां चुपचाप खड़े थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। मुझे गाड़ी चलाते रहना चाहिए था, लेकिन उनकी वो अजीब सी खामोशी और शांत बर्ताव देखकर मैंने गाड़ी रोक दी। बगल वाली खिड़की पहले से खुली थी, जिससे लड़की के लिए गाड़ी के अंदर झांकना आसान हो गया। क्या आप हमें घर छोड़ देंगे? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं? हम रास्ता भटक गए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि वहाँ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ ही नजर आ रहे थे, जैसे वहाँ उनके अलावा कोई और हो ही ना। तुम लोग रहते कहाँ हो? मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ। जहाँ मुड़ना होगा हम आपको बता देंगे, बस हमें घर छोड़ दीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला, अंदर बैठे और बिना कहे ही अपनी सीट बेल्ट लगा ली। मैं रियर व्यू मिरर में उन्हें देखती रही और ये समझने की कोशिश करती रही कि आखिर क्या बात मुझे खटक रही है। शायद उनके कपड़े ही थे, क्योंकि वो बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे थे। लड़के ने खाकी पैंट और एक पोलो शर्ट पहनी थी जो 90 के दशक की किसी कैटलॉग से निकली हुई लग रही थी। लड़की ने डेनिम का जंपर पहना था जिसकी जेबों पर फूलों के डिजाइन बने थे। सब कुछ साफ सुथरा था, फिर भी उनमें एक अजीब सा पुरानापन था। तो अब मुझे किस तरफ जाना है? मैंने पूछा और गाड़ी को ड्राइव मोड पर डाल दिया। बस सीधे चलते रहो, जब मुड़ना होगा तो बता दूंगी। मैंने कंधे उचकाए और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 5 मिनट बीत गए और तभी लड़का आगे की तरफ झुका, दोनों सीट के बीच से, और डैशबोर्ड को घूरने लगा। तुम कितनी तेज चला रही हो? 45। क्या तुम थकी हुई हो? थोड़ा सा। तुमने पी है? मैंने शीशे में उसकी तरफ देखा। माफ करना। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। लड़का पीछे हटकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें शीशे में मुझ पर ही टिकी रही। उसकी नजरें एकदम सीधी और जिज्ञासा से भरी थी, जैसे वो मुझ पर परख रख रहा हो। मैंने अपनी रीढ़ में दौड़ती कंपन को दूर भगाने की कोशिश की। मैंने उनसे उनके नाम पूछा कि वो रास्ता कैसे भटक गए और उनके मॉम डैड क्या करते हैं। डायरेक्शन के अलावा उन्होंने मुझसे और कोई बात नहीं की। अगली रेड लाइट से लेफ्ट मुड़ जाना। मैंने वैसे ही किया और मुझे एहसास हुआ कि हम ऐसे किसी भी इलाके से दूर जा रहे थे जिसे मैं जानती थी। जैसे जैसे घर एक दूसरे से दूर होते गए, मुझे ज्यादा पेड़ और कम स्ट्रीट लाइट्स दिखाई देने लगी। एक स्टॉप लाइट पर मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा। बच्चे वहीं बैठे थे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उनके चेहरे कुछ धुंधले से लग रहे थे, जैसे रोशनी उनसे दूर भाग रही हो। मैंने जोर से पलकें झपकाई। जब मैंने दोबारा देखा तो सब कुछ ठीक लग रहा था। क्या तुम्हें सड़क याद है? क्या मुझे याद होनी चाहिए? लड़की ने उसे कोहनी मारी। रुक जाओ, उसे अभी याद नहीं आया है। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ और मजबूत हो गई। क्या याद नहीं आया? यहाँ से दाईं ओर मुड़ो। उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज किया। हम एक ऐसी सड़क पर मुड़े जिसे मैं पहचानती नहीं थी। वो सड़क पतली थी, उस सड़क पर कोई पेड़ नहीं था और दोनों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे जो सड़क पर छाए हुए थे। हेडलाइट्स की रोशनी भी उस घने अंधेरे को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी आवाज मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ऊंची निकली। बस पहुंच गए। अब वो आपस में फुसफुसाने लगे। मैं उनके शब्द तो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उनके लहजे में एक बेचैनी सी थी। वो किसी बात पर शायद बहस कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि हाथ से खुद को दोहरा सकते हैं? लड़की ने अचानक पूछा। क्या? गाड़ी रोक दो, यहाँ यहीं पर। मैंने आंखें से कोड़ कर देखा और बाईं ओर लोहे की पुरानी जंग लगी सलाखों वाला एक दरवाजा दिखाई दिया। उस बाड़ के पार गुप अंधेरा था और मुझे कुछ कब्रों के हेडस्टोन्स दिखाई दिए। ये तो एक कब्रिस्तान है। मैंने गाड़ी धीरे की और मेरे मुंह से चीख निकली। गाड़ी रोक दो। मेरा पैर ब्रेक के ऊपर ही अटका रह गया। मेरे अंदर की हर चीज चीख चीख कर कह रही थी कि गाड़ी चलाते रहो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही मेरी टांग को काबू कर रहा हो। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो बच्चे एकदम चुप हो गए। लड़की ने बाड़ के पार चांदनी में चमकती हुई एक अकेली कब्र की ओर इशारा किया। वो कब्र सड़क के बिल्कुल करीब थी। कब्र का पत्थर छोटा और बिल्कुल सादा था। उस पर कोई ऐसा नाम नहीं लिखा था जिसे मैं वहां से देख पाती, लेकिन उस पत्थर पर एक तारीख खुदी हुई थी। वो आज से ठीक 10 साल पहले की ही तारीख थी। यहीं पर वो हादसा हुआ था।
मेरे सर में जोर का दर्द होने लगा और आंखों के सामने पुरानी तस्वीरें आ गई। मेरी हेडलाइट याद आई, मेरी गाड़ी का अचानक लहराना, ब्रेकों की तेज चीख और सड़क पर खड़ी दो छोटी छोटी आकृतियां। हे भगवान, नहीं! उस रात तुम जवान थी और नशे में धुत थी। जब तक तुमने हमें देखा बहुत देर हो गई थी। नहीं, नहीं। मेरी आवाज कांप गई। मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। हम पैदल घर जा रहे थे, तुम सड़क के मोड़ से बहुत तेज रफ्तार में आई थी। वो सारी यादें एक साथ मुझ पर टूट पड़ी। मैं उस टक्कर को महसूस कर सकती थी, उस आवाज को सुन सकती थी। मुझे याद है गाड़ी से उतरकर उन्हें सड़क पर पड़े देखना और फिर वहां से गाड़ी भगा ले जाने का फैसला करना। अखबारों की रिपोर्ट में उन दोनों बच्चों की पहचान कभी सामने नहीं आई थी। वो केस तो शुरू से ही ठंडा पड़ गया था। मैंने शीशे में देखा, बच्चे अपनी उन सपाट खाली आंखों से मुझे घूर रहे थे। मैं कांप रही थी। हम तो बस घर जाना चाहते थे। मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, देख भी नहीं सकती थी। मैं बस गाड़ी चलाती रही, बिना सोचे समझे मोड़ लेती रही जब तक कि मुझे कब्रिस्तान दिखना बंद नहीं हो गया। आखिरकार कई मील दूर जाकर मैंने कार सड़क के किनारे रोक दी। मैं अभी भी पत्तों की तरह थर-थर कांप रही थी। मैं वहीं बैठी सांस लेने की कोशिश कर रही थी, खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब मेरा वहम था। तभी मेरी नजर पीछे वाली खिड़की पर पड़ी और मैं चीख पड़ी। शीशे के अंदर की तरफ मिट्टी से सने छोटे छोटे हाथों के निशान फैले थे, जैसे किसी ने अपनी हथेलियों से शीशे को जोर से दबाया हो ताकि उसे तोड़कर बाहर निकल सके। ये शायद घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधे पुलिस स्टेशन गई और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने उस केस की फाइल निकाली। वो अभी एक अनसुलझा हिट एंड रन का मामला था। एमा और जेकब मार्टिनेज जुड़वा भाई बहन थे जो अपने एक दोस्त के घर से पैदल ही अपने घर लौट रहे थे। अब मैं मुकदमे का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन जिस बात की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती वो जेल की सजा नहीं है, बल्कि ये सोच है कि वो बच्चे अभी भी वहीं मौजूद हैं, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर इस इंतजार में कि कोई उन्हें घर ले जाए। और मैं सोचती रहती हूँ कि अगली बार गाड़ी रोकने वाला कौन होगा। मैंने उसे रात के करीब 11 बजे रूट 9 पर देखा। वो अंगूठा दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। शायद वो 25 साल की होगी। उसने जीन्स और एक ग्रे हुडी पहनी हुई थी। उसका बायां जूता गायब था और मेरी हेडलाइट की रोशनी में वो पीली और घबराई हुई लग रही थी। मेरी माँ ने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करना सिखाया था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी रोक दी। वो एक एहसानमंद मुस्कान के साथ दौड़कर मेरे पास आई और बार बार मुझे शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि कैसे झगड़े के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर से निकाल दिया था। हाँ, मैं यहाँ 1 घंटे से ज्यादा समय से खड़ी हूँ, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मेरी बहन मिलब्रुक में रहती है, वो मुझे अपने यहाँ रुकने देगी। वैसे मेरा नाम लूसी है। पॉल। मैं गाड़ी लेकर वापस हाईवे पर आ गया। वो आराम से बैठ गई और अपनी हुडी नीचे कर ली। वो एक प्यारी सी और क्यूट लग रही थी। उसके भूरे बाल बहुत ही खूबसूरत थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी घटिया आदमी ने उसके साथ ऐसा किया था। 10 मिनट के अंदर ही मैं इतना कंफर्टेबल हो गया कि मैंने उसे बताया कि मैं कहाँ काम करता हूँ, मेरा परिवार कहाँ रहता है, और कुछ मजाक भी किए। वो उन सभी पर हंसी। रेडियो पर बज रहे गानों पर उसने कुछ टिप्पणियां भी की। उसने कहा कि गाड़ी रोकने के लिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने पूछा। नहीं। क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारे आसपास की सारी लड़कियां बेवकूफ हैं? मैं थोड़ा शर्मा गया। जब लूसी ने अपना हाथ मेरी जांघ पर रखा तो मैंने नीचे देखा कि उसका हाथ कहाँ जा रहा है। तभी मेरी नजर उसके उस एक जूते पर पड़ी जो उसने अभी भी पहना हुआ था। उसका दायां पैर डैशबोर्ड पर टिका हुआ था और जूते का तला गहरे दागों से भरा था जो धूल मिट्टी से कहीं ज्यादा गाढ़े और चिपचिपे लग रहे थे। डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में वो दाग लगभग काले दिख रहे थे। उसने मेरी नजरों का पीछा किया और हंस पड़ी। ये तो बस सड़क पर मरा हुआ जानवर है। मैंने गलती से एक मरे हुए पॉसम पर पैर रख दिया। घिनौना है ना? उसने पूछा कि क्या मेरे पास नैपकिन है। मैंने उसे ग्लव बॉक्स चेक करने को कहा। मैं गाड़ी चलाता रहा और वो उसमें कुछ ढूंढती रही, लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। दाग किसी जानवर के खून जैसे नहीं लग रहे थे, वो एकदम ताजे लग रहे थे। जैसे ही उसने पहुंचना शुरू किया, एक अजीब सी धातु जैसी बदबू मेरे नाक में घुस गई। बदबू इतनी तेजी से पूरी गाड़ी में फैल गई कि मुझे उल्टी जैसा आने लगा। मैंने सोचा कि शायद मुझे गाड़ी रोक देनी चाहिए ताकि वो अपने जूते बाहर जाकर साफ कर ले, लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मेरी बाएं जांघ में अचानक जोरदार दर्द उठा। मैंने नीचे देखा और उसके हाथ में एक बॉक्स कटर देखा। उसका ब्लेड मेरी टांग में घुस चुका था और वो उसे और अंदर की तरफ दबा रही थी। चीखना मत, गाड़ी चलाते रहो पॉल। उसकी आवाज बेहद शांत और दोस्ताना थी, इतनी कि मुझे घिन आ रही थी, जैसे हम
मौसम के बारे में बात कर रहे हो, जबकि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरी जीन से खून रिस कर बाहर आने लगा। गैस पेडल पर मेरे पैर में अकड़न हुई और गाड़ी अचानक तेजी से आगे की ओर उछल पड़ी। उसने ब्लेड को थोड़ा सा घुमाया और मैं चीख पड़ा। मैंने कहा ना, गाड़ी चलाते रहो। उसने ब्लेड बाहर खींच लिया और मैं दर्द से कराह उठा। मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। देखा, जब तुम चाहो तो समझदारी दिखा सकते हो। स्टीयरिंग व्हील पर मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि मैं उसे सीधा भी मुश्किल से पकड़ पा रहा था। मेरी टांग से खून बहता हुआ नीचे की ओर जा रहा था और मेरे जूते में जमा हो रहा था। दर्द के बावजूद मैंने सोचने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की अब मुझे क्या करना होगा। हम हाईवे के एक सुनसान हिस्से पर थे जहां दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसने मुझे अगले एग्जिट से मुड़ने को कहा। वो मेरी तरफ थोड़ा और झुककर मुझे रास्ता समझाने लगी। तुम जैसे मर्द किसी अकेली औरत को देखकर गाड़ी रोक देते हो, अब क्या करोगे? फिर से बिना सोचे समझे गाड़ी रोकोगे, ये सोचकर कि तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हो? हाँ बताओ। मैं बस सर हिलाता रहा, ऐसा दिखाने की कोशिश करता रहा कि मैं उसकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। आगे मुझे नारंगी रंग के कुछ कंस्ट्रक्शन कोन दिखाई दिए, जिनसे सड़क की लेन पतली हो रही थी। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस प्लीज मुझे और मत मारना, मैंने सिसकते हुए बोला। लूसी थोड़ी ढीली पड़ी और अपनी सीट पर आराम से टिककर बैठ गई। मैं गाड़ी चलाता हुआ उस कंस्ट्रक्शन जोन की तरफ बढ़ता रहा। वो कोन अब और भी करीब आ गए थे। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक सामने से आती हुई गाड़ियां लगभग 50 फीट की दूरी पर नहीं पहुंच गई, और फिर मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। गाड़ी के टायरों से जोरदार चीख जैसी आवाज निकली। पत्थरों की सड़क पर टायरों की रगड़ से तेज आवाज गूंज उठी। जैसे मैंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से दाईं ओर मोड़ा, लूसी आगे की ओर लुढ़क गई। हम सड़क से उतरकर नारंगी रंग के कोस को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। सड़क का किनारा बजरी और धूल से भरा था। गाड़ी जोर से उछली और उसका पिछला हिस्सा इधर उधर लहराने लगा। एयर बैग फट गए। एक सफेद कपड़ा जोर से मेरे चेहरे पर आया। मेरे सीने में दर्द हो रहा था, मेरे पैर में आग सी लग गई, लेकिन मैं जिंदा था। लूसी भी चीख रही थी। टक्कर के जोर से उसके हाथ से बॉक्स कटर कहीं दूर जा गिरा। मैंने अपने चेहरे से एयरबैग हटाया, अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की और खुद को कार से बाहर फेंक दिया। मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं जमीन पर गिर गया, लेकिन मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। किसी ने वो हादसा देख लिया था। मैंने मदद के लिए जोर से आवाज लगाई। तभी एक रुके हुए ट्रक से 2 आदमी दौड़ते हुए मेरी तरफ भाग आए। मेरे पीछे मुझे अपनी कार का दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसके बाद बजरी पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी। एयरबैग की चोट से उसके चेहरे पर खून लगा था और वो उन आदमियों को घूर रही थी जो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। एक पल के लिए उसने सीधे मेरी तरफ देखा, फिर वो मुड़ी और कंस्ट्रक्शन साइट की तेज रोशनी से परे अंधेरे की तरफ दौड़ पड़ी। वो आदमी मेरे पास पहुंच गए। उनमें से एक पहले ही अपने फोन पर 911 पर कॉल कर रहा था, दूसरा मेरे पैर पर कुछ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और वो कौन थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बुरी तरह कांप रहा था। बाद में पुलिस को मेरी कार में उसका जूता मिला। उन्होंने उसकी जांच की और पाया कि वो जानवरों का खून नहीं था जैसा कि उसने दावा किया था। वो किसी इंसान का खून था, टाइप बी पॉजिटिव। वो अभी उस खून को किसी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि वो कौन थी और कहां चली गई थी। मेरे पैर में 18 टांके लगे थे और जब भी बारिश होती है तो मैं लंगड़ाकर चलता हूं। अब मैं सड़क किनारे लिफ्ट मांगने वालों के लिए या सड़क के किनारे फंसे किसी भी इंसान के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोकता, चाहे वो कितनी भी बेबस क्यों ना दिखे या उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाने पर मुझे कितना भी बुरा क्यों ना लगे। क्योंकि अब मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि कभी कभी जिन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, असल में उन्हीं लोगों से आपको दूर रहना चाहिए और दूसरों पर की गई मेहरबानी आपकी जान भी ले सकती है। पिताजी ने फिर से मेरे सर पर प्लेट फेंकी, जिसके बाद मैं आधी रात के आसपास घर से निकल गया। प्लेट चूक गई, लेकिन दीवार से टकराकर टूटे सिरामिक के टुकड़े ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो सोफे पर बेहोश पड़ी थी और उनकी छाती पर दवा की खाली बोतल थी। मैंने अपना बैग उठाया और उस जगह से निकल गया जिसे मैं अपना घर कहता था। मैं 15 साल का था और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय मार्कस के घर के, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और लगभग 40 मील दूर रहता था। उसने वादा किया था कि जब भी मेरे मॉम डैड की लत उनके बचे कुचे प्यार को खत्म कर दे, मैं उसके घर पर रह सकता हूँ। उस रात मैंने आखिरकार उसका वादा मान लिया, लेकिन दिक्कत यह थी कि जेब में $7 और बंद फोन के साथ वहां कैसे पहुंचूं मैं 2 घंटे पैदल चलता रहा जब तक कि मैं हाईवे पर नहीं पहुंच गया। ये उन सुनसान रास्तों में से एक था जहां आप सड़क के बीच में खड़े हो सकते थे और 10 मिनट तक एक भी इंसान दिखाई नहीं देता था। जब आखिरकार मुझे हेडलाइट्स दिखाई दी तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
मैंने अंगूठा दिखाया, लेकिन ट्रक मेरे पास पहुंचने से पहले ही धीमा हो गया। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की और मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए बच्चे? मैंने सर हिलाकर उसे बताया कि मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ। उसने मुझसे नजरें हटाए बिना ही पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल दिया। वो आदमी लगभग 40 साल का लग रहा था। उसकी दाढ़ी साफ थी और उसने एक ग्रे रंग की हुडी पहनी हुई थी जो आधी रात को खस्ताहाल ट्रक चलाने वाले के लिए बहुत महंगी लग रही थी। आपका शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा और अंदर बैठ गया। ट्रक से काफी और किसी तेज केमिकल की गंध आ रही थी जिससे मेरा गला जलने लगा। जैसे हम हाईवे पर वापस आए, उस आदमी ने अपना नाम काल बताया। पहले कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। रात बहुत मुश्किल लग रही है ना? घर से भागे हुए हो, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कई साल तक भागे हुए लोगों को लिफ्ट दी है। उसने मुझे देखने के लिए रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया और हल्का सा हंसा। मैं चुप रहा। उसने जीप से आवाज निकाली और पूछा, तो तुम्हारी उम्र कितनी है जाना? 18। मैंने झूठ बोला। वो जोर से हंसा और कुछ अपमानजनक बातें बुदबुदाते हुए उसने मुझे बताया कि उसे कैसे पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये कि मैं 15 साल से एक दिन भी ज्यादा का नहीं लगता। मेरे पेट में गुदगुदी सी हुई। वो मेरे चेहरे पर हंस रहा था। बढ़िया बढ़िया, उसने शब्द धीरे से सांस लेते हुए कहा, जैसे वो इसका मजा ले रहा हो। ये एकदम सही उम्र है। जिस तरह से उसने ये कहा, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। वो स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां एक अजीब सी लय में थपथपा रहा था। मेरा गला सूख रहा था। क्या तुम बीमार हो? कोई एलर्जी या कोई मेडिकल दिक्कत? उसकी आवाज बातचीत वाली थी, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा था जो बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपना सर हिला दिया और बाकी कुछ नहीं कहा। अच्छा अच्छा, उसने खुद से सर हिलाकर कहा, क्या किसी को बताया कि तुम यहाँ बाहर हो? मैंने झूठ बोला और कहा कि मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है और अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो पुलिस को बुला लेगा। काल ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने पूछा कि कितने बजे? 1 बजे, मैंने जवाब दिया। उसने डैशबोर्ड पर लगी घड़ी देखी। 12:45 हुए थे। मुस्कान वापस आ गई, लेकिन अब वो अलग सी लग रही थी। अभी तो काफी समय है। हम रूट 47 के एग्जिट साइन के पास से गुजरे, लेकिन काल ने गाड़ी धीमी नहीं की, बल्कि जब मैंने उसे बताया कि ये मेरा मोड़ है तो उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। मुझे बेहतर रास्ता पता है। अचानक उसकी आवाज से वो दोस्ताना लहजा गायब हो गया था। मैंने कहा कि मुझे उसी एग्जिट से निकलना है, लेकिन काल ने शायद ही कोई जवाब दिया होगा। वो बस गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता रहा। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जब मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खींचा तो वो खुला ही नहीं। मैंने फिर कोशिश की और जोर से खींचा। हैंडल तो हिला, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। काल का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ऐसा मत करो, हैंडल अंदर से टूटा हुआ है। उसने मेरी कलाई छोड़ दी, लेकिन सड़क पर वापस देखने से पहले वो काफी देर तक मेरी तरफ ही देखता रहा। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई भी भागे हुए बच्चों को ना ढूंढ पाए। उसने आंख मारी और फिर से अपनी उंगलियां थपथपाना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ठंडी हवा के बावजूद मुझे पसीना आ रहा था। मैंने अपनी आस्तीन से अपना माथा पोंछा और तभी काल ने मेरी कलाई से कोहनी तक फैला हुआ मोटा और गुलाबी निशान मेरी बाह पर देख लिया। काल का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने इतनी तेजी से ब्रेक लगाई कि मैं आगे की ओर झुक गया। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। उसकी आंखें मेरी बाह पर गड़ी हुई थी और वो अचानक बहुत गुस्से में दिखने लगा। ये आखिर है क्या? मैंने उसे बताया कि एक निशान है जो मुझे तब लगा था जब मैं कुछ लोगों से बचने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। कब की बात है? कितने समय पहले? 3 हफ्ते पहले, मैंने जवाब दिया। वो वहीं बैठा रहा, नाक से सांस लेता हुआ, और उसकी उंगलियों की थपथपाहट तेज हो गई। उसने अपने जबड़े कसकर खींच लिए। आखिरकार वो गाड़ी से बाहर निकला और घूमकर मेरी तरफ आया। उसने दरवाजा बाहर से खोला। चला बाहर निकल। डर के मारे मैं जम सा गया था। उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे खींचकर बजरी पर पटक दिया। मैं लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया था। वो मेरे ऊपर खड़ा था और उसके चेहरे पर नफरत का भाव था। उन्हें साफ सुथरे एकदम सही बच्चे चाहिए जिन पर कोई निशान ना हो। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने तुम पर कितना समय बर्बाद किया? उसने मेरी टांग पर एक लात मारी। मैं दर्द से करा उठा और गिर गया। तभी वो वापस ट्रक में चढ़ा और तेजी से गाड़ी भगा ले गया, जिससे बजरी हवा में उड़ने लगी।
मैं तब तक ट्रक की पिछली बत्तियों को हाईवे पर दूर जाते हुए देखता रहा, जब तक कि वो वहां सिर्फ अंधेरा और मेरी अपनी सांस की आवाज़ ही बाकी नहीं रह गई। मैं वहीं खड़ा रहा, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि अभी अभी हुआ क्या था। ये सोचने से बचने की कोशिश करता हुआ कि अगर मेरी वहां पर वो निशान ना होता तो क्या होता। लंगड़ाते हुए एक गैस स्टेशन तक पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगे। मार्कस मुझे वहां से ले गया। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि हुआ क्या। अब मैं 17 साल का हूं और मार्कस के परिवार के साथ ही रहता हूं। मैंने उस रात के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं काल के बारे में सोचता हूँ। जिस तरह से वो मुझे ऐसा देख रहा था जैसे मैं कोई बिकाऊ सामान हूँ, और उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो उस ट्रक में चढ़े थे और जो एकदम सही थे, और मैं सोचता हूँ कि उनमें से कितने लोग आज भी जिंदा होंगे।